Hello everyone, welcome in my YouTube channel Edu World of Commerce. So dear friend, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू मर्चेंटाइल लॉ इसके बारे में मैं आपको क्लियर करूंगा। इस वीडियो में हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मर्चेंटाइल लॉ, स्कोप एंड नीड ऑफ नॉलेज ऑफ मर्चेंटाइल लॉ इसके बारे में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मर्चेंटाइल लॉ। सो डियर फ्रेंड, कि एक्चुअल में जो हमारा मर्चेंटाइल लॉ है क्या एक्चुअल में, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हमें हुई है। सो मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन ने एक लंबे टाइम से एक ऐसी डिमांड की थी कि बिजनेस के लिए एक अलग से लॉ बनाया जाना चाहिए, ताकि बिजनेसमैन को कि जो बिजनेस रन कर रहा है उस बिजनेस के ऊपर जो रूल रेगुलेशंस अप्लाई किए जाते हैं उन रूल रेगुलेशंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाए, कि ताकि बिजनेसमैन को भी किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम ना आए और जो पर्सन बिजनेसमैन के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं उन पर्सनस को भी किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के लिए ही जो हमारा मर्चेंटाइल लॉ है ये बनाया गया था। कुछ बातें मैं और आपको क्लियर करता हूँ कि पहले क्या था कि जो बिजनेस है उसके ऊपर कंप्लीटली जो हमारा सिविल कोर्ट है इसके रूल रेगुलेशंस अप्लाई किए जाते थे, जिससे भी बिजनेसमैन को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। क्योंकि एक अगर हम बात करते हैं कि मान लिया जाता है कि बिजनेसमैन ने रॉ मटेरियल परचेज किया, बट बिजनेस के ऊपर केस हो गया और केस का डिसीजन आने तक क्या हुआ कि जो रॉ मटेरियल परचेज किया गया था उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। और बाद में हम ये भी मान लेते हैं कि जो केस का डिसीजन आता है वो बिजनेसमैन के फेवर में आ जाता है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि जो केस का डिसीजन आया उसने बिजनेसमैन को प्रॉफिट दिया है, बट दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि जो रॉ मटेरियल जो बिजनेसमैन के पास था वो वेस्ट हो गया है, तो वहाँ से बिजनेसमैन को लॉस उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ से बात क्लियर ही नहीं हो पाती थी कि एक्चुअल में बिजनेस के ऊपर किस टाइप्स के रूल रेगुलेशंस को अप्लाई किया जाए, किस टाइप्स के ट्रांजैक्शंस जो एक्चुअल में क्लियर हो जाए, मतलब कि एक्चुअल में सेल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में क्या होता है, इंसॉल्वेंसी एक्चुअल में क्या होती है। तो ये बातें क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो इसी के लिए एक ऐसा लॉ बना दिया गया है जिसमें बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ की जाती है उन सभी एक्टिविटीज़ को क्लियर कर दिया गया। उसी को ही नाम हमने दे दिया है मर्चेंट लॉ। That means that part of law which regulates the transactions of mercantile कम्युनिटीज इज कॉल्ड मर्चेंटल। मतलब कि जो हमारा मर्चेंटल कमिटीज है, मतलब कि बिजनेसमैन की जो कमिटीज है उनको जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं या उनको जो रेगुलेट करती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ों को हम क्या बोल देते हैं, या जो मतलब एक्टिविटीज़ हो जाती हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोल देते हैं, मर्चेंटाइल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्कोप की, तो जो हमारा जो मर्चेंटाइल लॉ है इसका एरिया बहुत वाइड हो चुका है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में कि जो बिजनेस है उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो एक्टिविटीज़ हमारे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है और बिजनेस की ने बहुत ग्रोथ भी कर ली है, जिससे कि बिजनेसमैन का एरिया जो है वो बहुत वाइड हो चुका है। इसलिए और दूसरी बात एक्टिविटीज़ की, आज के टाइम में जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि एरिया बढ़ा तो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो स्कोप हमारा बिजनेसमैन का एरिया आ जाता है उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, मतलब कि जो बिजनेसमैन किसी भी पर्सन के साथ कोई ट्रांजैक्शंस करता है तो वो ट्रांजैक्शंस बनाने से पहले किस टाइप्स की एक्टिविटीज़ की जाएगी, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाएगा बिजनेसमैन का किसी अदर पर्सन के साथ, ताकि ना तो बिजनेसमैन को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम उठानी पड़े, ना ही जिस पर्सन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है उसको भी किसी टाइप्स की प्रॉब्लम उठानी पड़े। मतलब एक वैलिड फॉर्मेट एक ऐसा बन जाना चाहिए ताकि इन केस बिजनेसमैन को कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी अपने उस पर्सन के अगेंस्ट कोई केस डाल सके, या किसी भी अदर पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी बिजनेसमैन के अगेंस्ट केस डाल सके। मतलब कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। सेल ऑफ गुड डेट, कि एक्चुअल में सेल कब कंप्लीट मानी जाएगी, सेल होती क्या है, परचेज होता क्या है, तो सेल कब कंप्लीट मानी जाएगी, किस पर्सन को हम सेलर मानेंगे, किस पर्सन को हम परचेजर मानेंगे, कब जो परचेजर होता है उसकी क्या पावर होती है, जो सेलर होता है उसकी क्या पावर होती है, जो परचेजर होता है उस पर्सन की क्या ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हमारा परचेजर होता है उस पर्सन की क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो हम सेल ऑफ गुड एक्ट जो हमारा बनाया गया उसके अंदर ये बातें हम क्लियर करते हैं। पार्टनरशिप एक्ट, एक्चुअल में मतलब पार्टनरशिप होती क्या है कि दो या दो से अधिक जो पर्सन्स होते हैं वो
इकट्ठे मिलकर जो अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, बट उसके लिए एक एक्ट बनाया गया है 1932। मतलब उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज करते हैं तो मानेंगे हम पार्टनरशिप है। अगर उस एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी वो एक्टिविटीज नहीं करते तो हम नहीं मानेंगे कि एक्चुअली में वो पार्टनरशिप है। मतलब कि इस टाइप्स के बहुत सारे ऐसे बिजनेस जो रन किए जा रहे हैं कि एक्चुअल में वो पार्टनरशिप जो एक्ट है उसका एक लीगल फॉर्मेट एक्चुअल में बने भी हुए हैं नहीं भी बने हुए हैं, तो वो बात यहाँ पर क्लियर कर दी जाती है। इसके बाद होता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कि एक्चुअल में कोई भी पर्सन जो ट्रांजैक्शंस किसी ने भी पर्सन ने किया है, तो जब तक पेमेंट नहीं है तो पेमेंट के लिए कुछ मोड यहाँ पर क्लियर कर दिए जाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, प्रोमिसरी नोट की अगर हम बात कर लेते हैं, चेक की हम बात करते हैं, हुंडीज की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये सारी हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर में आती है। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनीज की, कि एक्चुअल में कंपनीज होती क्या है। जो कंपनीज एक्ट है हमारा, उस कंपनीज एक्ट के अंदर ये बातें क्लियर कर दी गई हैं कि एक्चुअल में कंपनी क्या है। मतलब कि कंपनी की आइडेंटिटी कहाँ से क्लियर होती है। कंपनी किसी भी पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की किस तरीके से वैलिडिटी को डिफाइन किया जाएगा, कंपनी के मेंबर्स कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर कौन होते हैं, तो कहाँ पर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहाँ पर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हमें किन डॉक्यूमेंट्स को रीड करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की हम बात करते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हम बात करते हैं। तो ये सारी बातें जो हमारा कंपनी एक्ट बनाया गया है उसमें शामिल की जाती है। इसके बाद आ जाता है पेटेंट्स एंड कॉपीराइट एक्ट। मतलब कि कोई भी बिजनेसमैन है, उसने किसी भी टाइप का ऐसा प्रोडक्ट जो बनाया है वो जो कि सबसे डिफरेंट है, मतलब कि ऐसा इनोवेट ऐसा कोई भी प्रोडक्ट किया है, तो वो चाहता है कि उस प्रोडक्ट्स के कुछ राइट्स मेरे पास रहे। तो उसके लिए जो पेटेंट एंड कॉपीराइट एक्ट बनाया गया है, तो वो राइट उस बिजनेसमैन को यहाँ पर दिला देता है। इसके बाद इंसॉल्वेंसी एक्ट के बाद हम कर लेते हैं कि कोई भी पर्सन क्या है ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन आ जाता है या कोई भी अदर पर्सन आ जाता है, तो एक्चुअल में वो भाई ट्रांजैक्शंस कंप्लीट नहीं हुई है, तो किस तरीके से मतलब कि वो अपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करे या ना करे। अगर नहीं कर पाता तो कब हम उसको मानेंगे कि वो पर्सन इंसॉल्वेंस यहाँ पर हो चुका है। तो ये बातें भी यहाँ पर क्लियर कर दी जाती है, क्योंकि इंसॉल्वेंस होने के बाद भी मतलब कि कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन हो जाते हैं कि उस पर्सन नहीं किया जाता, क्योंकि उस पर्सन के अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है वो नहीं हो पाती इंसॉल्वेंस पर्सन के अंदर। या इसके बाद बात आ जाती है आर्बिट्रेशन एक्ट की बात अगर हम कर लेते हैं। मतलब कि जो बिजनेसमैन है, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मतलब कि बिजनेसमैन के डिस्प्यूट की अगर हम बात करते हैं या केसेस की हम बात करते हैं या डिसीजंस की हम बात करते हैं, तो बिजनेसमैन क्या कर लेता है कि कमेटीज ऐसी बनाई जाती है कि बिजनेसमैन अपने कुछ डिसीजंस को उन कमेटीज को हैंड ओवर कर देता है कि भाई कुछ सर्कमस्टांसिस में बिजनेसमैन अगर खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो वो कमेटीज के जो डिसीजन होंगे फाइनल वही बिजनेसमैन के ऊपर अप्लाई कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से स्कोप इसका डिफाइन कर दिया जाता है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नीड ऑफ नॉलेज ऑफ मर्चेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो बिजनेसमैन है उसके लिए जो ये मर्चेंटाइल लॉ बनाया गया है, इसमें डिफरेंट टाइप्स का जो स्कोप अभी मैंने आपको डिफाइन किया है। तो यही बात की जाती है कि एक बिजनेसमैन को अपने जो बिजनेस है उसके सराउंड जो एरिया है, चाहे वो इंटरनल हो जाता है या एक्सटर्नल हो जाता है, या जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर होती है उन सब का एक लीगल जो फॉर्मेट होता है उसके बारे में नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है। मतलब कि बिजनेसमैन क्या है, उसको उस लॉ के बारे में कि जो वो बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर जो वो लॉ अप्लाई किया जाता है उस लॉ के बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज का होना जरूरी है। मतलब कि हम ये बात नहीं कर सकते इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मतलब कि कोई भी लॉ है उसकी भूल को अक्षमा नहीं किया जाएगा यहाँ पर। मतलब कि हम बिजनेसमैन से एक और बात यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि बिजनेसमैन से ये आस हम जरूर करते हैं कि उसको अपने देश के ऊपर जो बने हुए लॉ है उनके बारे में नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम ये आस कभी भी नहीं करते किसी भी बिजनेसमैन को कि उसको सभी देशों के कानून के बारे में नॉलेज जरूरी हो, क्योंकि बिजनेसमैन क्या है, जिस देश में उसका बिजनेस रन कर रहा है तो वहां पर जो रूल रेगुलेशंस बने गए हैं तो वो रूल रेगुलेशंस उस
को ज़रूर नॉलेज उनका होना चाहिए, क्योंकि वो रूल रेगुलेशंस ही उसको बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, बिजनेसमैन को अगर रूल रेगुलेशंस का नॉलेज नहीं है और बिजनेस रन कर रहा है, इन फ्यूचर कोई भी एक्टिविटीज ऐसी हो जाती है जिससे कि बिजनेसमैन को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बिजनेसमैन के लिए कि जब वो बिजनेस अपना अगर रन कर रहा है तो उस रन करने से पहले मर्चेंटाइल लॉ के बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में कि जितनी भी एक्टिविटीज़ की गई हैं उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड किस टाइप्स के लॉ बनाए गए हैं, ताकि बिजनेसमैन को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना उठानी पड़े, या जो पर्सन्स बिजनेसमैन के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं उन पर्सन्स को भी किसी भी टाइप्स की प्रॉब्लम ना उठानी पड़े। So thank you for watching this video. So dear friend, please like, subscribe and share my video, and also press bell icon. Thank you.